गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग गैट के सिलेबस में जो जीएटी का आपका सिलेबस है उसमें जीके का एक सेक्शन है। जीके के एक सेक्शन में आपका ज्योग्राफी जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग प्ले करता है। ज्योग्राफी महत्वपूर्ण बच्चों इसलिए है क्योंकि ऐसा है कि सारे जो रिवर्स, लेक्स और ग्लेशियर्स इस तरह के सवाल है वो यहीं से बन रहे हैं। दो चार सवाल हमेशा ज्योग्राफी से देखने को मिला है। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द पेपर जो कि जीके का पार्ट है उसमें 25% आपका ज्योग्राफी से सवाल रहता है। हम लोग गैट की बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं। वेयर एज लेक्चर अगर देखा जाए तो डोमेन के लिए भी इक्वली रेलिवेंट है। ठीक है, तो इसीलिए आपको उधर उस तरह से सोचने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा है कि एक चीज समझ लीजिएगा कि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीके के सिलेबस के लिए। ठीक है, जीके के सिलेबस में आज हम लोग इंडिया का फिजिकल फीचर्स देखने जा रहे हैं। तो जब आप इंडिया का फिजिकल फीचर्स देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि इंडिया है तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न हिमालयाज देखने को मिला। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न हिमालयाज देखने को मिलेंगे, उसके बाद सेंट्रल हिमालय देखने को मिलेगा, उसके बाद ईस्टर्न हिमालयाज देखने को मिलेंगे। जब आप नीचे आएंगे बच्चों तो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलेगा, जो आप गंगा दोआब वाला प्लेन बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल सेल्फ और इधर ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल सेल्फ देखने को मिलेंगे, जिसको आप पॉपुलरली वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। इस पूरे रीजन को बच्चों आप डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, वेयर एज इसको आप नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स या नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के नाम से जानते हैं। जब इस तरह से इस मैप को देखा जाएगा बच्चों, ये कलरफुल मैप में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो इन कलर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब आप कलर्स इतना मैप में देख रहे हैं तो हर एक कलर का यानी एक मतलब होगा, तभी उसको मैप में डाला गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि कलर को ऐसे ही उठा के अलग अलग कलर से रंग दिया गया है। तो ऐसा है बच्चों कि जब आप जितना डार्क शेड देखेंगे, कलर जितना गाढ़ा रंग होते जाएगा उतना ही वो क्या होते जाएगा, उतना ही उसकी हाइट बढ़ते जाएगी। अगर बहुत गाढ़ा कलर है, जैसे मान लो इधर काला ही दम दिख रहा है, ग्रेइश एरिया दिख रहा है, ग्रे कलर का कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब अगर रंग इसमें ग्रे दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे माउंटेन जो होंगे वो ऊंचे होंगे। कंपेयर अगर करना है आपको, उसको नापना तोलना है कि भाई किससे नाप करे, किससे ऊंचा होगा, तो ये हरा वाला एरिया जो आपको दिख रहा है इससे ऊंची पर्वत श्रृंखला यहाँ पे मौजूद होगी। ठीक है, जब आप इस चीज को इस तरह देखते हैं तो यहाँ पे आपको गाढ़ा गाढ़ा रंग जो देखने को मिल रहा है, ये जो गाढ़े गाढ़े एरिया आपको देखने को मिल रहे हैं, ये ब्राउन कलर आपको देखने को मिल रहा है। तो ब्राउन कलर वाला क्या होगा, ये जैसे बहुत ज्यादा ऊंचाई वाला जगह है तो जो भूरा वाला है वो उससे थोड़ा कम ऊंचाई का होगा। जो पीला वाला है, पीला वाला मतलब प्लेन जो एकदम सामान्य सपाट लैंड है, उसके और किसके बीच में, माउंटेन के बीच में, जो आपकी पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में एक लैंड होगा जो एकदम आपको येलो कलर से दिखाया गया है। मतलब हाइट बहुत थोड़ी सी ऊंची होगी बगल वाले एरिया से, जो हरा कलर का एरिया है उससे थोड़ा ही ऊंचा लैंड होगा। तो इस तरह जब आप पूरे भारत के मैप को देखते हैं तो ये पूरा भारत का मैप में आपको अलग अलग रंग देखने को मिलता है। ठीक है, ये अलग अलग, ये जो आपको पूरे भारत के मैप में जो ये अलग अलग कलर देखने को मिल रहा है बच्चों, ये अलग अलग कलर का मतलब आप अब समझ गए होंगे। हम ये आशा करते हैं कि भाई जैसे जैसे इसका रेंजेस है, जैसे जैसे माउंटेन्स है, उस तरह से ही कलर वहां पे डिवाइड हुए हैं। ठीक है, अगर आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इस मैप को हम बड़ा करते हैं और इसको यहां लेके चलते हैं हिमालयाज वाले पार्ट में, तो इसको अगर हम लोग उस तरीका से देखेंगे बच्चों तो आपको ये दिखेगा कि जब आप हिमालयाज वाले पार्ट में देख रहे हैं तो यहीं पे आपको दिखेगा नंगा पर्वत। ठीक है, यहीं पे आपको दिखेगा केटू। ठीक, अब केटू के साथ दिक्कत क्या है बच्चों, केटू है भारत का विभिन्न अंग, केटू यहाँ पे भारत का अंग है। ठीक है, बट केटू क्या हिमालय के सिस्टम में बैठता है? नहीं। देखो, हिमालय को जब विभाजित किया गया ऊपर से नीचे की तरफ, तो ट्रांस हिमालयस बने।
ट्रांस हिमालयस का मतलब होता है हिमालय के भी परे जो हिमालय है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालयस बने, फिर बना हिमाद्री हिमाचल शिवालिक, ठीक है। तो हिमाद्री हिमाचल शिवालिक जो है वो हिमालयन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। हिमालयन सिस्टम मतलब जब पर्वत श्रृंखला होती है तो उसका अभिन्न अंग है हिमाद्री हिमाचल शिवालिक। पर जब आप इसको देखते हैं, केटू को देखते हैं, तो वो लाई कर रहा है, वो कहां पे बैठ रहा है, वो बैठ रहा है ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय के भी परे जो हिमालय है, केटू वहां पे जाके बैठा हुआ है। इसीलिए अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर होता है केटू, माउंट गॉडविन अस्टेट, ठीक है। बट अगर आपसे पूछे हिमालय, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर होता है कंचनजंगा, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, केटू कब आंसर मारना है, माउंट गॉडविन अस्टेन कब आंसर मारना है, और कंचनजंगा कब आंसर मारना है। हिमालय का जो ये केटू है, ठीक है, ये भारत में तो है, ठीक है, बट ये हिमालयन माउंटेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर आपका आंसर हो जाता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आपका आंसर हो जाता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। पर अगर आपसे केवल इतना पूछा जा रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाता है बच्चों कंचनजंगा, क्योंकि कंचनजंगा भारत में लाई करती है, कंचनजंगा भारत में है, बट गॉडविन अस्टेन भी भारत में है। तो फिर जब सवाल ये है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो कि भारत में है, ठीक है, जो कि भारत में है, तो आंसर क्या हो जाता है कंचनजंगा। पर जब केवल सवाल आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो तब आंसर हो जाता है केटू। तो ये एक पेन पॉइंट है बच्चों का, जिसको एग्जामिनर पकड़ के रखता है। कुछ और पर्वत आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नंगा पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको नंदा देवी देखने को मिलेंगी। उसके बाद आप अगर इस तरफ की तरफ बढ़ रहे हैं तो गुरु शिखर, गौरी शिखर, गौरी शंकर होना चाहिए था, हाँ, गौरी शंकर पर्वत आपको देखने को मिलेगा, माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बच्चों, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गारो काशी जांतिया हिल्स, ये पूरा एरिया आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे आपको पटकाई बम देखने को मिला, उसी तरह आप जैसे जैसे नीचे उतरोगे तो यहाँ पे आया गारो काशी जांतिया हिल्स, ठीक है। फिर आपको लुसॉय हिल्स देखने को मिलेगा, वो सारी पर्वत श्रृंखला आपको नीचे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला आ रही है, जैसे यहाँ आपको नंदा देवी देखने को मिल रहा है, कामेत पर्वत देखने को मिल रहा है, केदारनाथ देखने को मिल रहा है, तो ये सब आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा। जब आप हिमालयस की बात करें बच्चों, तो आपको ये पंजाब हिमालयस देखने को मिलेगा। ये हिमालयन सिस्टम का ब्रेकअप है। किस तरीका से इसको तोड़ा गया है, इसको तोड़ा गया है, ये जो विभाजन किया गया है बच्चों, ये रिवर टू रिवर किया गया है, ठीक है। तो ये पंजाब हिमालयस आपको देखने को मिलेगा। फिर पंजाब के बाद यहाँ आपको कुमाऊं हिमालयस देखने को मिलेगा, ठीक है। कुमाऊं हिमालयस के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको नेपाल हिमालयस का दो भाग देखने को मिलता है, एक वेस्ट और एक ईस्ट, ठीक है। तो ये भाग वेस्ट होगा, ये भाग ईस्ट होगा। तो नेपाल हिमालयस दो भागों में विभाजित है। उसके बाद आपको ईस्टर्न हिमालयस देखने को मिलेंगे। अब ईस्टर्न हिमालयस का भी दो पार्ट होगा, ठीक है। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये वेस्ट हिमालय, ईस्टर्न हिमालयस में वेस्ट हिमालय और ईस्टर्न हिमालयस में ईस्ट हिमालय, ठीक है। तो इस तरह ये विभाजन होता है। ये रिवर टू रिवर है, ठीक है, उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इतना समझ लीजिए कि ये जो विभाजन हुआ है ये रिवर टू रिवर हुआ है। उसके बाद आपको बहुत सारी रिवर्स भी देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक बार लैंडफॉर्म्स थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। जब लैंडफॉर्म्स आप डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपको इस रीजन में कहा गया, हाँ, ये बिहार वाले रीजन में, और यहाँ पे जो झारखंड वाले रीजन है, जो ये रांची प्लेट्यू है, यहाँ पे आपको पारसनाथ हिल्स देखने को मिलता है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको पारसनाथ हिल्स देखने को मिलता है। ये हजारीबाग प्लेट्यू है, ठीक है। और ये पूरा एरिया जो है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। ये पूरा एरिया छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। जब आप उसको छोटा नागपुर प्लेट्यू को देखते हैं
तो बच्चों वहां पे आप देखिएगा कि बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट देखने को मिलेंगे, जैसे बोकारो स्टील प्लांट हुआ, टाटा का स्टील प्लांट हुआ, वो सब आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे। तो ये रीजन बहुत ही रिच है आयरन ओर प्रोडक्शन में। आपको स्टील प्लांट्स दो जगह देखने को मिलेंगे, एक झारखंड में और एक इधर उड़ीसा में। ठीक है, तो झारखंड प्लस उड़ीसा जो आपको है, ये आयरन एंड स्टील प्लांट का बेल्ट आपको दिखेगा। दो रीजंस है, एक है आयरन ओर का प्रेजेंस, आयरन ओर वहां मिलता है, और एक क्या मिलता है, एक मिलता है कोयला। ठीक है, कोल। तो ये दोनों चीज एबंडेंस में इस एरिया में है, इसीलिए आपको आयरन एंड स्टील प्लांट इस एरिया में देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये है बागेलखंड प्लेट्यू, और यहीं पे आपको दो रेंजेस देखने को मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है विंध्या रेंज और एक यहाँ पे है सतपुरा रेंज। ठीक है, विंध्या एंड सतपुरा आपको देखने को मिलेंगी। जब आप इधर को आते हैं बच्चों, तो ये अरावली रेंज आपको देखने को मिलता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, अरावली रेंज आपको देखने को मिलता है। और ये मरुस्थली भूमि आपको देखने को मिलती है, जिसको आप राजस्थान का बघार या मरुस्थली भी कह सकते हैं, या उसको थार डेजर्ट भी कह सकते हैं, जो कि भारत का ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। यहीं पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर दिखेगी बच्चों, दैट इज लूनी। ठीक है, दैट इज लूनी। ठीक है, और यहीं पे आपको एक और पर्वत दिखेगा बच्चों, दैट इज गुरु शिखर। इसी चीज को हम यहाँ गौरी शंकर से कंफ्यूज कर रहे थे, इसीलिए वहां पे थोड़ा सा हम रुक गए थे कि गुरु शिखर पर्वत हमको बार बार याद आ रहा था। तो जो गुरु शिखर पर्वत है वो राजस्थान में है, और गौरी शंकर पर्वत वहां पे। ठीक है, और रिवर जो इकलौती रिवर राजस्थान में बह रही है बच्चों, वो लूनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर बात करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, वो है अरावली रेंज। देखो बच्चों, जब आप अरावली रेंज को देखते हैं, तो अरावली रेंज क्या होती है कि जब भारत में मॉनसून घुस रहा है, तो मॉनसून इधर से घुस रहा है, साउथ वेस्ट मॉनसून जब भारत में घुस रहा है, तो वो इधर से एंटर कर रहा है भारत के अंदर। जब भारत के अंदर साउथ वेस्ट मॉनसून घुस रहा है, तो वो जा रहा है और हिमालय से टकरा रहा है, और पूरे भारत में क्या हो जा रही है, वर्षा हो जा रही है। ठीक है, बट ये एरिया डेजर्ट के रूप में क्यों बना है? ये एरिया जो है, यहां अरावली रेंज है, और ये पूरा का पूरा लगभग डेजर्ट। तो जब मॉनसून विंड इधर से घुसी, यहां पे टकराई, पूरे एरिया में एक बरसात हुआ बच्चों। ठीक है, पूरे एरिया में इधर पानी बरसा है। ठीक है, बट इस एरिया में नहीं बरसा है, इस एरिया में नहीं बरसा है, और ये एरिया कहीं से भी रेनफॉल एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसको कहीं से भी किसी भी वजह से रेनफॉल नहीं मिल रहा है। रेनफॉल नहीं मिलने के कारण बच्चों ये क्या हो गई है, मरुस्थली भूमि बन गई है। ठीक है, तो क्यों मरुस्थली भूमि बन गई है? क्योंकि जब हवा इधर से बच्चों इधर की तरफ बही, तो हवा को मौका नहीं मिला यहां पे टकराने का। ठीक है, अगर टकराती तब तो राजस्थान में बारिश हो जाता, पर ये टकराई नहीं। हवा क्या हुआ, यहां से बहते हुए सीधा पैरेलल, ये अरावली रेंज अगर यहां पे है, तो ये हवा क्या हुई है, इसके पैरेलल समानांतर निकल गई है। ठीक है, एकदम सटते हुए निकल गई है, तो टकराई जाके हिमालय पे है, और यहां से इसके बगल से सीधा सीधा हवा बह के निकल गया है। ठीक है, इस हवा के बहाव के वजह से बच्चों, ये हवा नहीं टकराने के वजह से यहां पे वर्षा नहीं हुई है। इसीलिए क्या होता है कि अरावली रेंज जो होता है, वो इस विंड को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। इस विंड को वो क्या करता है, उधर जाने ही नहीं देता है। ठीक है, और जो विंड इधर से निकल रही है, वो इसके समानांतर ऐसे सीधे रेखा में निकल जाती है। तो कभी भी अवरोध जो है, जो रुकावट है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो मिल ही नहीं पाता है। बारिश होती इसलिए बच्चों कि जैसे ये माउंटेन है, यहां से हवा बहती हुई आई, आई और टकराई। तो क्या हुआ, टकराने के वजह से एक मतलब ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट हुआ, एक रुकावट जनरेट हुई, जो हवा को ये कह रही है कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हवा टकराने की वजह से क्या करती है, वहीं पे वर्षा कर देती है। ठीक है, तो बारिश बरस गया, वहां पे बारिश बरस जाता है। अब हवा फिर उसके बाद उड़ के अपना चली जाती है। बट यहां पे क्या हो रहा है कि हवा जब उड़ते हुए आई है,
तो अरावली रेंज क्योंकि पैरेलल है विंड्स के, तो अरावली रेंज यहां से सीधे विंड को निकलने दिया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिया। अब मान लो ये ऐसे खड़ा है और इधर से हवा आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, यहां से निकल गई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं मिला बारिश करने का। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे वर्षा नहीं होती है। ठीक है, इधर इस तरफ में वर्षा नहीं होती है, पर इधर अगर आप देखेंगे तो पूरा इधर बरसात प्रॉपर होता है। उत्तर प्रदेश का रीजन हो, बिहार का रीजन हो, यहाँ पे प्रॉपर पानी बरस रहा है, पर इस तरफ ये मरुस्थल है, तो अरावली रेंज जो है वो वहां पे मरुस्थल फॉर्म करती है। राजस्थान की इकलौती रिवर का नाम है लूनी, राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है माउंट आबू। ठीक है, अब अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है, यहीं पे आपको नर्मदा वैली दिखेगी जहां से नर्मदा निकलती है। उसके बाद ये पूरा एरिया जो आपको दिखेगा ये डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है ये डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है। इसको जरा सा और ऊपर करके देखा जाए, इसको जरा सा और ऊपर करके देखा जाए तो यहां पे आपको देखिए, यहां पे आपको कोस्टल रीजन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पे आपको कोस्टल रीजन्स देखने को मिलेंगे और इसी के अंदर आपको घाट्स देखने को मिलेंगे। ये ईस्टर्न घाट्स है बच्चों, ये वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये पूरा वेस्टर्न घाट्स का एरिया आता है और ये पूरा ईस्टर्न घाट्स का एरिया आता है। जब आप कोस्टल प्लेन्स को देखोगे बच्चों, तो कोस्टल प्लेन्स में आप देखोगे कि ये कोंकण कोस्ट है, ये कोंकण कोस्ट है, फिर आएगा कर्नाटका कोस्ट जिसको आप कन्नड़ कोस्ट भी कहते हैं, उसके बाद आएगा मालाबार कोस्ट, ये वाला कोस्ट जो है ये मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो कोंकण, कन्नड़ा, मालाबार। ठीक, जब आप इधर देखेंगे बच्चों तो इधर आपको नॉर्दर्न सिरकार्स देखने को मिलेंगे, नॉर्दर्न सिरकार्स देखने को मिलेंगे और कोरोमंडल देखने को मिलेगा, कोरोमंडल कोस्ट एंड नॉर्दर्न सिरकार्स। ठीक है, अंदर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेगा जिसको हम लोग सहाद्री भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि वेस्टर्न घाट्स को आप क्या कहते हैं, तो वेस्टर्न घाट को आप सहाद्री भी कहते हैं। ठीक है, और इधर आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट देख लिए हम लोग, ईस्टर्न घाट देख लिए। अब जब आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक कच्छ का पेनिसुला मिलेगा। पेनिसुला का क्या मतलब होता है बच्चों, एक ऐसे भूभाग, एक ऐसा भूभाग जो तीन साइड से वाटर के द्वारा सराउंडेड है, अगर वो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है तो उसको पेनिसुला बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको कच्छ का पेनिसुला देखने को मिलता है और कठिवाड़ पेनिसुला देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ कंबत देखने को मिलता है, यहाँ पे मिलता है गल्फ ऑफ कच्छ। भारत से जो रेखा गुजर रही है बच्चों ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क की रेखा है। ठीक है, कर्क की रेखा है जो लगभग 23.5 डिग्री से गुजर रही है भारत से। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इससे आता है, और ये आपके लिए भी सवाल है बच्चों, कि ये कितने राज्यों से होके गुजरती, ये कर्क रेखा कितने राज्यों से होके गुजरती है भारत से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपसे पूछा जाता है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे आता है केप कॉमेरॉन, यहाँ पे आता है गल्फ मन्नार, और ये जो ये पतली रेखा दोनों को जोड़ रही है, ठीक है, जो आप देखिएगा यहाँ पे अगर इसको हम और ऊपर करें और बड़ा करें तो इस चीज को अगर आप बड़ा करके देखें तो यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा और यहाँ पे पाल्क स्ट्रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे है केप कमोरे, यहाँ पे ये जो सी नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो सी जैसा आप देख रहे हैं, ये है केप कमोरे। एक्सक्यूज मी। उसके बाद अगर आप ये पूरा को देखेंगे तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि भैया भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो यहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो यहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। उसका जो पॉइंट है, सबसे निचला पॉइंट, वो है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका, इंदिरा पॉइंट।
मतलब विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, वो है इंदिरा पॉइंट। सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है भारत का, तो वो है इंदिरा पॉइंट। पर भारतीय भूभाग का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी। भारतीय भूभाग का सबसे निचला पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी। तो आपको समझ में आया कब क्या आंसर मारना है, कब इंदिरा पॉइंट आंसर मारना है, कब कन्याकुमारी आंसर मारना है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो के साथ हम लोग फिर से आपसे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखें, क्योंकि बच्चों एक हेल्दी माइंड तभी डिसाइड कर सकता है जब आपका बॉडी हेल्दी हो, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में ज्योग्राफी को पढ़ने की जरूरत नहीं है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ मोटी मोटी जो चीजें हैं वो अपने को याद होना चाहिए कि भाई इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, ये इधर लक्षद्वीप आइलैंड है, इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। फिर जो आपको मोटा मोटी छोटी छोटी बातें बताई गई उनको ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह के वीडियो हम लोग फिर लेके आते रहेंगे आप लोगों के साथ। तब तक रैंकर्स एजुकेयर का बैच चालू हो गया है बच्चों। आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे और अपना ड्रीम कॉलेज पाने के सपने को पूरा करेंगे। कोशिश कीजिए बच्चों कि जल्दी से ज्वाइन कर ले, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत ज्यादा सोचने का वक्त नहीं बचा है। उस सोच को हकीकत बनाना है जो आपने बचपन से सोच रखा है, ठीक है। तो उस हकीकत बनाने की जर्नी में हम लोग आपके साथ हैं। आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन डाउट्स को आपके रिजॉल्व कर सके। आपका एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे, अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।